नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन और जया कौशिक हैं स्टूडियो में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाएंगे। ईडी ने समन कर आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और सोरेन को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यहां पर समन किया है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री आवास पर सरकार में शामिल सभी दलों के नेताओं की एक बैठक हुई, विधायकों की बैठक हुई। यूपीए की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये सरकार संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है और जिस तरह से सरकार को अपदस्थ करने की साजिश की जा रही है वो जल्द ही बेनकाब हो जाएगी। और सीएम सोरेन ने अपने आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के षड्यंत्र को विफल कर देंगे। पनडुब्बी सब पानी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, उस षड्यंत्र को अभी नाकाम करने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बात को अब आप लोगों को जवाब देना है। ये साहब इस राज्य में ये षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का राज? किन प्रकार ये लोग लगे हुए हैं हमें परास्त करने के लिए, हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आदमी 5 साल अगर यहाँ टिक गया तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को इतना मजबूत कर देगा कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं उसको खदेड़ने का काम करेंगे। आप लोग खड़े रहिए, आप लोग डटे रहिए, मैं इन सबको एक एक करके देख लूंगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर पैसा लेकर एमसीडी के टिकट दिलवाने की कोशिश का आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके उम्मीदवार को डरा धमकाकर नाम वापस लेने को मजबूर किया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से कंचन जरीवाला के नामांकन को रद्द कराया गया वो साफ तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने ओम सिंह, शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी को 33 लाख रुपए के साथ मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्रांच का आरोप है कि टिकट के लिए जो रिश्वत दी गई थी ये पैसा वही है। दरअसल गोपाल घारी नाम के एक शख्स ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत कर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन विधायक अखिलेश त्रिपाठी और वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता ने कमला नगर से आपका एमसीडी टिकट दिलाने के बदले 90 लाख रुपए मांगे। अखिलेश त्रिपाठी ने 35 लाख और राजेश गुप्ता ने 20 लाख रुपए लिए। बाकी बचे 35 लाख टिकट मिलने के बाद देने की बात हुई। टिकट नहीं मिला तो गोपाल खारी ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत की। एंटी करप्शन ब्रांच के मुताबिक 15 और 16 नवंबर की रात जाल बिछाकर 3 लोगों को 33 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी का दावा है कि गिरफ्तार लोगों में से ओम सिंह विधायक अखिलेश त्रिपाठी का रिश्तेदार है, जबकि आम आदमी पार्टी इस दावे को नकार रही है, लेकिन मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। इस मामले में मैं ये कहूंगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी को इस बहाने आप पर हमला करने का एक और मौका मिला। यही केजरीवाल साहब, आपको ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्ट विधायक चुनकर आए, राइट टू रिकॉल हम बनाएंगे, देश में बनना चाहिए, विधायक को बीच में से हटा देना चाहिए। इस प्रकार की स्तुतियां क्या करते थे 2015 से पहले। अब इस मॉडल टाउन विधायक के बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये केजरीवाल साहब आपकी करनी और कथनी उजागर होती है। इस मामले में एसीबी का कहना है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी इस मामले से जुड़ी हुई उनके पास हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या जो विधायक जिनका नाम इसके अंदर आया है, अखिलेश प्रति त्रिपाठी मॉडल टाउन के विधायक और राजेश गुप्ता वजीरपुर के विधायक है, जो दोनों आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, क्या इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई जो है एसीबी करेगी? अगर करेगी तो कब करेगी? क्या कोई केस बन पाएगा? ये जो है आगे इस बात पर नजर रहेगी। वैसे आपके लिए गुजरात की सूरत पूर्व की सीट से अपने उम्मीदवार कंचन जरीवाला की नाम वापसी का सवाल ज्यादा बड़ा रहा। मंगलवार को उनके नामांकन की स्क्रूटनी हुई और इसके बाद वो गायब हो गए।
आम आदमी पार्टी ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत करते हुए अपहरण का अंदेशा जताया। बुधवार को कंचन जरीवाला ने नाम वापस ले लिया। मैंने प्रचार कार्य शुरू કર્યું હતું। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने कहा कि मैं देश विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का उम्मीदवार क्यों बना। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, बिना किसी दबाव के पर्चा वापस ले लिया। मैं देश विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का साथ नहीं दे सकता। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की जोर जबरदस्ती का मामला बता रही है। मनीष सिसोदिया ने इस बाबत चुनाव आयोग जाकर शिकायत भी की। ये भी सवाल है कि अगर कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी किडनैप कराएगी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की पूरी संस्था को खत्म करना चाहती है कि जो भी हमारे सामने लड़ेगा और जिसमें भी जीतने की क्षमता होगी हम उसको कैंडिडेट को एब्डक्ट उसको किडनैप कर लेंगे। तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए। एमसीडी चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनावों में कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी ताकत बांटने के लिए सरकार ने दोनों जगह एक साथ चुनाव करा दिए। अब दिल्ली में आप एक आरोप से घिरी है और गुजरात में दूसरा आरोप लगा रही है। दिल्ली से गुजरात तक चल रहा ये चुनावी हंगामा हमारे लोकतंत्र की चुनौतियों का कुछ सुराग देता है। आप जैसी पार्टी के सामने एक तरफ चुनौती है अपनी साख बचाने की, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी सियासी लड़ाई लड़ने की भी चुनौती है। आम आदमी पार्टी को इससे निपटने का कुछ रास्ता खोजना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले रिश्वत लेने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ के लिए बुलाया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें आज 11 बजे विभाग के सामने पेश होने के लिए कहा है। एसीबी ने अखिलेश पति त्रिपाठी के एक रिश्तेदार और उनके 2 सहयोगियों को पार्टी के एक कार्यकर्ता की पत्नी के लिए टिकट दिलाने के नाम पर 90 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो एमसीडी चुनाव जो है काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से राजनीति भी हो रही है। और नगर निगम चुनाव में बागियों ने बीजेपी का सिरदर्द सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ा दिया है। 2 दर्जन से ज्यादा वार्डों में बीजेपी के बागी चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि ये जो नाराजगी है ये कैसे बीजेपी यहाँ पर दूर करती है। हालांकि बीजेपी ने मनाने में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी के टिकट आवंटन की प्रक्रिया से क्यों ये नाराजगी है, ये जानने के लिए आप रविशंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल दूसरी पार्टी के नेताओं को टोपी पहनाकर बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। लेकिन निगम चुनाव की एक दूसरी तस्वीर देखने के लिए हम खानपुर वार्ड चलते हैं। खुशीराम जी हैं, पूर्व मेयर हैं बीजेपी के नगर निगम के। सुरेश जी हैं, बीजेपी के इस वक्त के यानी निवर्तमान पार्षद हैं। सत्येंद्र चौधरी जी हैं, जो बीजेपी के 2 बार के पार्षद रह चुके हैं, ये महामंत्री हैं। इधर पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी के हैं। ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सारे लोग बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। 2 बार के बीजेपी पार्षद रहे सत्येंद्र चौधरी सांसद रमेश बिदुड़ी के खासे नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद सत्येंद्र चौधरी ने खानपुर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ अपनी भाभी पुष्पा चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने, जब हम 2 बार पार्षद रहे, पार्टी ने कहा कि हम आपको नए लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे। हम पार्टी के खिलाफ नहीं गए। अच्छा, फिर आप सुरेश जी लड़े? सुरेश जी चुनाव लड़े। अच्छा। हम पार्टी के साथ इनके साथ रहे। हाँ। ऐसा हम में और सुरेश जी में दोनों में ऐसा क्या हो गया कि तीसरे आदमी को टिकट दे दिया? और कोई कमी, कोई आरोप है क्या? तीसरे को भी देना तो पूछते सही कम को। एक बार बात तो करते। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि हम पार्टी के विरोध में खड़े हैं, लेकिन जो पार्टी का कैंडिडेट इस समय बनाया है वर्तमान में, जिसको टिकट दिया है, आप ये देखिए 15 साल से 2 बार सत्येंद्र जी, 1 बार सुरेश गुप्ता जी जिस सीट के ऊपर विराजमान है, वो सीट हारने के लिए कुछ लोगों ने
ऐसे लोगों को दे दिए जिससे बीजेपी यहाँ से हार जाए। यही नहीं, बसंत कुंज वार्ड में भी बीजेपी के ही पूर्व पार्षद मनोज महिलावत एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी से बचने के लिए इस बार बीजेपी का दावा है कि पोलिंग कराकर उम्मीदवारों का चयन हुआ है, लेकिन मनोज इस प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं वो धरातल की रह जाती हैं, वो होता सारी प्रक्रिया सारी होती है लेकिन ऊपर तक बहुत ही कम चीजें जाती है। अच्छा, हाँ, वो बस एक कार्यकर्ताओं को खुश करने तक की प्रक्रिया है, बाकी फिर सबकी अपनी हो जाती है कि तुम्हारी इतनी मेरी इतनी, उस तरह से वो बंटवारा हो जाता है। पूर्व पार्षदों की नाराजगी से बचने के लिए बीजेपी ने पिछले निगम चुनाव में सभी पार्षदों के टिकट काटकर नए लोगों को मौका दिया था, लेकिन इस बार 52 पूर्व पार्षदों को दोबारा टिकट मिला है। साथ ही 9 पूर्व मेयर और 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके लोगों को भी बीजेपी ने मौका दिया है। 2 दर्जन से ज्यादा वार्ड हैं जहां बीजेपी के बागियों ने नामांकन किया है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसे भी बीजेपी की लोकप्रियता का प्रतीक मान रहे हैं। पार्टी की लोकप्रियता है और पार्टी आज हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो आपको सियासी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत से कार्यकर्ता हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ता पार्टी के इच्छा की वजह से हो गया है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता आज अपना नॉमिनेशन वापस भी लेंगे। बीजेपी अब भले ही ये दावा करे कि दूसरी पार्टी के लोग लगातार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके अपने ही तमाम कार्यकर्ता टिकट बंटवारे से नाराज दिख रहे हैं। दिल्ली से पवन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर विवाद में आज महत्वपूर्ण आदेश आ सकता है। यहां पर सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार और ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर आज यहां पर जो है ये महत्वपूर्ण आदेश आ सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये भी बता दें कि कोर्ट में ये याचिका किरण सिंह और अन्य की तरफ से दाखिल की गई है। देखना ये होगा ज्ञानवापी परिसर मामला जो है काफी वक्त से चल रहा है, इसमें आज कुछ आदेश आता है या नहीं। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने राजस्थान के प्रभारी का पद छोड़ दिया है और सूत्रों के मुताबिक माकन ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर जयपुर में 25 सितंबर के राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला दिया, जिसमें सीएलपी की जो बैठक बुलाई गई थी, गहलोत समर्थक विधायक उसमें नहीं पहुंचे थे। और ये बैठक आपको याद होगी, काफी हंगामा इस वक्त हुआ था जब यहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव कांग्रेस के हो रहा था, और ऐसे वक्त में जब राजस्थान में जल्द कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है और अगले साल यहाँ पर चुनाव भी हैं, तो ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को कांग्रेस कब तक सुलझा पाती है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। 7 हफ्ते पहले अजय माकन ने राजस्थान में विरोध का सामना किया जब यहां बुलाई गई सीएलपी में कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे। गहलोत समर्थक विधायक इसलिए नाराज हुए क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी बुला के ये योजना थी कि अशोक गहलोत को हटा के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुछ गहलोत समर्थक विधायकों ने ये भी आरोप लगाया कि माकन पायलट की पैरवी कर रहे थे। गहलोत और माकन के बिगड़ते रिश्ते एक वजह मानी जा रही है कि माकन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। माकन इस बात से भी नाराज बताए जाते हैं कि गहलोत समर्थक विधायकों के विद्रोह के बाद उन्हें नोटिस मिले, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माकन के इस्तीफे से राजस्थान में राजनीतिक असमंजस की स्थिति और गहरा गई है। 2 हफ्ते पहले सचिन पायलट ने भी मांग की थी कि विद्रोह करने वाले विधायकों पर कार्रवाई हो और राजस्थान के राजनीतिक नेतृत्व का हल निकले। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन राजस्थान का मसला लगता है उनके गले की फांस बना हुआ है। दूसरी ओर शशि थरूर भी नाराज हैं। खड़गे के सामने चुनाव लड़ने के बाद थरूर को गुजरात में प्रचार करना था, लेकिन उनका नाम स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में नहीं है, जिससे वो गुजरात के चुनावी मैदान में अब नहीं उतरेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही समय में राजस्थान में प्रवेश करेगी। एक तरफ यात्रा को गुर्जरों ने आरक्षण मसले को लेकर चुनौती दी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान। अजय माकन के इस्तीफे से पार्टी की इकाई में आई दरारें और गहरी होंगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद बीते 15 नवंबर को PESA यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट लागू हो गया। ये आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर हक देने का कानून है जो मध्य प्रदेश से पहले 6 राज्यों में लागू हो चुका है। तो जनजाति गौरव दिवस के दिन शहडोल में एक बड़ा आयोजन यहां पर किया गया जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थी। कांग्रेस ने भी आदिवासियों को जोड़े रखने के लिए राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान टंट्या भील की जन्मस्थली पर भारत जोड़ो यात्रा का एक पड़ाव भी रखा है, क्योंकि आदिवासियों का वोट इस इलाके में काफी मायने रखती है। 84 सीटें ऐसी हैं जिसपे इनका असर देखने को मिलता है। बहरहाल राहुल गांधी आदिवासियों की एक बड़ी जनसभा को भी यहां पर संबोधित करने जा रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। 1996 में कांग्रेस ने पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून बनाया। कई राज्यों और 26 साल बाद ये मध्य प्रदेश में लागू हो गया। वैसे मध्य प्रदेश पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था। मुख्य तौर पर पेशा एक्ट की 3 प्रमुख बातें हैं। जल, जंगल, जमीन। हर साल पटवारी को गांव जमीन का नक्शा खसरा नकल गांव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा, जिससे रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न हो सके। गड़बड़ी होने पर ग्राम सभा को उसे ठीक करने का अधिकार होगा। किसी योजना के लिए जमीन लेने के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होगी। रेत खदान, गिट्टी पत्थर के ठेके देने हैं या नहीं, ये भी ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा तालाबों का प्रबंधन करेगी। वनोपज का संग्रहण एवं न्यूनतम मूल्य निर्धारण करेगी। मनरेगा के पैसे से कौन सा काम कराया जाए, ये भी ग्राम सभा ही तय करेगी। छोटे झगड़े सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। जनजातीय क्षेत्र में किसी थाने में FIR दर्ज होने पर इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, आश्रम शालाएं, छात्रावास के निरीक्षण का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। ग्राम सभाएं आदिवासी क्षेत्र में लेबर का रोस्टर बना सकेंगे। ग्राम सभा अवैध साहूकारी रोक सकती है। ग्राम सभाएं शराब की बिक्री और उसकी जगह भी तय कर सकती हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी तांतिया भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर जाएंगे, जहां जनसभा में निमाड़ के 3 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों से 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इन तमाम भाव भंगिमाओं को लेकर बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर आदिवासियों की उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं। हम तो ये उम्मीद करते ही नहीं है कि वो कार्यक्रम की किसी की तारीफ करेंगे। वो जब जनजाति गौरव दिवस की आलोचना कर सकते हैं तो स्वसहायता समूहों की आलोचना में कितनी दिक्कत है। वो जब महान भारत को बदनाम भारत कह सकते हैं तो ये तो स्वसहायता समूह है, इनमें क्या दिक्कत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे नहीं, और नुकसान ही होगा। ये जिसकी तारीफ भी करते हैं ना, भस्मासुर की तरह हैं। 18 साल हो गए, क्यों सोती रही सरकार? ये केवल नाटक नौटंकी है। पेशा कानून की मूल भावना को ही तरोड़ मरोड़ कर नियमों में परिवर्तन करके इसे बिल्कुल एक इसका कानून का महत्व खत्म कर दिया इन लोगों ने। वैसे दोनों दलों की इन भाव भंगिमाओं की एक वजह भी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 1,53,00,000 है। देश में सर्वाधिक 21% आदिवासी मध्य प्रदेश में है, जो देश में कुल आदिवासी जनसंख्या का करीब 14% है। विधानसभा की 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में बीजेपी ने जिसमें से 29 जीती थीं। 2013 में आंकड़ा बढ़ा, 31 आदिवासी विधायक बीजेपी से जीते, लेकिन 2018 में 47 आरक्षित सीटों में बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें मिली। इसके अलावा 84 सीटें ऐसी भी हैं जहां आदिवासी जीत और हार का अंतर तय करते हैं। ये सारे महापुरुषों की तस्वीरें, जनजातीय गौरव दिवस, इसके सामाजिक मायने तो हैं ही, सियासी मायने भी कम नहीं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 आरक्षित सीटें हैं और इन्हीं सीटों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार और जीत का फासला तय किया था। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने के काम में काफी तेजी दिखाई है। सेना ने जवानों के लिए न केवल 22,000 मॉड्यूलर शेल्टर बनाए हैं, बल्कि नई सड़कें और टनल का जाल भी यहां पर बिछाया गया है। तो यहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में भारतीय सेना लगी हुई है और मकसद चीन की बढ़ती आक्रामकता को नियंत्रण में रखना है। देखते हैं राजीव रंजन की रिपोर्ट।
यह अत्याधुनिक और पूरी तरह से कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर शेल्टर हैं जो पूर्वी लद्दाख में जवानों के रहने के लिए बनाया गया है। जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प के बाद सेना ने ऐसे 22,000 शेल्टर बनाए हैं। यहां पानी, बिजली समेत तमाम सुविधाएं हैं। जरूरत पड़ने पर 2 से 3 दिनों के भीतर इसे रीलोकेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा पेंगोंग त्सो लेक में तेजी से पेट्रोलिंग करने के लिए नए लैंडिंग क्राफ्ट शामिल किए गए हैं जिनमें एक साथ 35 सैनिक ले जाए जा सकते हैं। In the realm of mechanized forces, we are looking at a future infantry combat vehicle, a future ready armored vehicle, and the likes, see-through armament, and number of those things. For aviation, we are looking at drones, counter-drones systems, as well as the light combat helicopter, light utility helicopters, and in communication, the software-defined radios, and likewise. So these are specific areas that we're looking at as far as Atmanirbharta goes. सैनिक साजो सामान रखने के इंतजाम भी दुरुस्त किए गए हैं। बख्तरबंद वाहनों और गन सिस्टम को रखने के लिए 450 तकनीकी भंडार बनाए गए हैं। यहां कम तापमान में भी वाहनों और हथियार प्रणालियों की दक्षता पर असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग डिफेंस स्ट्रक्चर तैनात किए जा रहे हैं जिनमें छोटी बंदूकों से लेकर T-90 टैंक तक की फायरिंग का असर नहीं पड़ेगा। ये फ्रंट लाइन के बंकरों पर किसी हमले से बचाव के लिए बेहद कारगर होंगे। इसे आसान भाषा में परमानेंट डिफेंस बंकर भी कह सकते हैं। इतना जो हमने पिछले 2 साल में टनल्स बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड बनाए हैं, इंटर वैली कनेक्टिविटी जो जोड़ी है, बहुत ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, ये बहुत दिनों से नहीं हुआ था। पिछले 20 साल में कहता हूं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नहीं मिला जितना पिछले 2-2.5 साल में मिला है। रोड पर ही नहीं, ब्रिजेस ही नहीं, टनल्स भी नहीं, हमने बाकी हेलीपैड्स, एयरफील्ड्स हैं जो ALGs हैं, एयरफील्ड्स उनको डेवलप करा है और बहुत सारी और चीजें एम्युनिशन डिपो बनाए हैं, अंडरग्राउंड एम्युनिशन स्टोरेज बनाया है। तो बहुत सारी चीजें बनाई, इससे हमको ये क्षमता मिलती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में अपने टेरिटरीज को डिफेंड करने की और चाइना को जवाब देने की। चीन से लगी सीमा पर फिलहाल 9 सुरंगों पर काम जारी है। ऐसी सड़कें बनाई जा रही है कि सालों भर आवाजाही हो सके। जैसे लेह से पहले DBO यानी दौलत बेग ओल्डी एयरबेस जाने में 7 दिन लगते थे और अब मात्र 6 घंटे में वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। 21वीं सदी में युद्ध के मैदान और मोर्चे बदल गए हैं। भारतीय सेना को यह साफ साफ एहसास है, इसलिए जोर तकनीकी और बुनियादी क्षमता के विकास पर है। चीन के मंसूबों का जवाब देने का यह एक तरीका हो सकता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। अब बात करते हैं LPG सिलेंडर की, जिस पर QR कोड की मदद से अब आप घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले जो ग्राहक हैं बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनके घर पहुंचने वाले जो LPG सिलेंडर है उसकी बॉटलिंग कहां हुई, यानी उस प्लांट वो कहां पर है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और उसकी पैकिंग के दौरान उसका वजन कितना था। तो ये तमाम वो जानकारी है जो अब आप इस QR कोड की मदद से जो है हासिल कर पाएंगे। लेकिन क्या इसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं या नहीं, ये भी आपको यहाँ से जो है वो पता चल जाएगा। ये हिमांशु शेखर की रिपोर्ट आप देखिए। इंडियन ऑयल ने पहली बार देश में जो डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की सप्लाई की जाती है उन सभी LPG सिलेंडर में एक QR कोड लगाने का फैसला किया है और जब ये सिलेंडर किसी ग्राहक के पास पहुंचेगा तो वो इस QR कोड की मदद से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है कि ये कहाँ से आया, कब इसकी रिफिलिंग हुई थी, क्या इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, इसकी वेट कितनी है। मेरे साथ मनीष हैं जो इस बारे में और हमें जानकारी देंगे। मनीष जी, क्या विशेषताएं हैं इसमें, क्या क्या फीचर्स हैं? तो ये बेसिक एक तरह से उसका आप आधार मान लीजिए सिलेंडर का, एक नॉर्मल लैंग्वेज। ये महत्वपूर्ण बात है, ये एक तरह का आधार कार्ड होगा हर सिलेंडर का। और अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि ये कैसे काम करेगा ये QR कोड। जी जी, तो इसमें पहले आप इसमें जो QR कोड अगर मोबाइल से अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो इसमें जो सामने इन्फॉर्मेशन है वो सामने अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि ये प्लांट पे सिलेंडर किस दिन भरा। मदनपुर खादर बॉटलिंग प्लांट पे 15 सितंबर को भरा। हमारे नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है कैक्टस लिली यहाँ पे अराई हुआ, कितने बजे अराई हुआ, 11:31 पे। और उसके बाद सिलेंडर जब डिलीवरी के गया
तो वो किस डिलीवरी बॉय के द्वारा किसको डिलीवर किया गया 17 सितंबर को, वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। यानी ये जो पूरी व्यवस्था जो है उसकी जो पूरी सप्लाई सर्कल है वो पारदर्शी रहेगी। ये सिलेंडर का कथा बोल सकते हैं हर सिलेंडर का कथा है बेसिकली। हर जो बार ये सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्लांट में आता है और उसका फिलिंग होता है, कंज्यूमर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उस पूरी जर्नी का इन्फॉर्मेशन पता चलता है मैन्युफैक्चरर को, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता चलता है। उससे उनको पता चलता है कि कितने सिलेंडर चाहिए, कब चाहिए, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उनका पूरा जो ऑपरेशन है उनको और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। और बात करते हैं फिल्मी दुनिया की। कईयों के लिए ये एक जुनून से कम नहीं होती और इसी जुनून को बढ़ाने के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में खुला है शहर का पहला बॉलीवुड थीम पार्क। यहाँ पर मौजूद है बॉलीवुड का हर रंग, फिल्म सेट, कॉस्ट्यूम, एक्टिंग, सिंगिंग, एडिटिंग स्टूडियो और काफी कुछ। ये रिपोर्ट आप देखिए। पीके की परफॉर्मेंस, मशहूर गुलाटी की कॉमेडी, बॉलीवुड थिएटर, वैक्स म्यूजियम के साथ ही एक्टिंग, सिंगिंग का मौका भी। वो सलमान खान का सिंगिंग का, ऑटो ट्यून का ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि सबको लगता है कि सब हम सिंगर बन जाएं। आई थिंक एनीबॉडी कैन सिंग, मतलब दिल से गाओ तो सब गा सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट से तो यस। क्रोमा बदले जाने जैसे पर्दे की कुछ तकनीकी हकीकत का सामना भी यहाँ फिल्मी फैंस करते हैं। टूरिस्ट का हमने वीडियो लिया है ग्रीन फ्लोर पे, और वो वीडियो हम यहाँ पे तुरंत एडिट करके उनको दिखाते हैं एग्जैक्टली हम लोग बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने चेंजेस ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना लिया है मैंने, जैसे ये ग्रिल है, ये ग्रिल बनाया है मैंने, जेल का कुछ, हाँ ये पूरा टेम्पलेट बनाया है। अभी उसको मैं की करूँगा, जैसे मैं इसको की करता हूँ तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। ओके, सो हम लोग इमीडिएटली जितना पॉसिबल हो रहा है उतना बेटर वे में उनको एडिट करके उनको दे देते हैं। कितने मिनट में आप ये सीन तैयार कर देते हैं उनके? 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में। एक ही छत के नीचे फिल्मी दुनिया की पूरी सैर कराता है मुंबई की फिल्म सिटी में बसा ये बॉलीवुड थीम पार्क। यहाँ आके पता चला कि हम जो टीवी में देखते हैं उससे अलग होता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने देखा कि एक कोर्ट है, उसके पीछे चर्च बना हुआ है, ऐसी सेटअप मैंने पहली बार देखा है। खास ये शो देखने के लिए ही मैं बारामती से मुंबई आया हूँ। मेरी बेटी यहाँ सर्विस करते, उसको तो मिलना ही था, लेकिन हमारा एम था, हम बहुत मैं भी 8-10 साल से ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ आएंगे, ये सब देखेंगे। आज मौका मिला और बहुत खुशी हो गई। हम जो रियल देखते हैं वैसे कुछ नहीं है, ये अभी समझ में आया कि सिर्फ सेट लगाते हैं और पीछे घर भी कुछ नहीं, ये अभी समझ में आया। सबसे यादगार मेमोरी क्या लेकर जाएंगी आप वापस यहाँ से? जो मैंने यहाँ ड्रामा किया। अच्छा, आपने किया है ना? ड्रामा किया और फिर उन्होंने पूरा ग्रीन का ये चेंज करके जेल का सीन क्रिएट करके। कोई शोले का सीन अपने मोबाइल पर फिल्मा रहा है तो कोई गोलमाल की बाइक या 3 इडियट्स की चेयर पर सवार है, कोई जेलर या कैदी बना है तो कोई बाहुबली या फिर बाजीराव मस्तानी के कॉस्ट्यूम में फोटो क्लिक करवा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, एमपी जैसे कई अलग अलग जगहों से मुंबई घूमने आए फिल्मी दीवाने इस बॉलीवुड पार्क का चक्कर जरूर लगा रहे हैं। विदेशी टूरिस्ट भी शाहरुख के रंग में रंगे दिखे। We come first time to India, fell in love with the country, and coming to Mumbai, not to come to Bollywood, it's like not coming to Mumbai. So I can teach you one dialogue of Shah Rukh Khan ji. You can say, okay. बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है, senorita. You have to do like this. Yeah, हाँ. You have to tell the dialogue first, then बड़े-बड़े देशों में. बड़े-बड़े देशों में. Okay, okay, होता है. It's a rehearsal time. Okay, you have to tell बड़े-बड़े देशों में. बड़े-बड़े देशों में. Not show. देशों में. हाय मेरे cousin husband. Okay. बड़े-बड़े देशों में. बड़े-बड़े देशों में. बोलो. You tell. बड़े-बड़े देशों में. बड़े-बड़े देशों में. बड़े-बड़े देशों. छोटी-छोटी बातें. छोटी-छोटी बातें. होती रहती है. Now do like this. It's a signature. You also come, no sir? Yeah. You have to do signature step like this. Yeah. क्या बात है. फिल्मी दुनिया माया नगरी में बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पहुँचते ही कई एक बार फिल्मी शूटिंग या फिर सितारों की झलक पाने को तरसते हैं। बस इसी चाहत को भांपते हुए फिल्म सिटी में खोला गया है ये बॉलीवुड थीम पार्क, जो कि पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन। शुरुआत हम कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खबर से। आज रांची स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां वो पहुंचेंगे। ईडी ने समन कर आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। हेमंत सोरेन को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने समन भेजा है। सोरेन ने ईडी से 3 हफ्ते का वक्त जो है वो मांगा था, उसके बाद ये दूसरा समन उनको दिया गया है, लेकिन ईडी ने सोरेन का ये वक्त जो है वो नहीं माना था। इससे पहले कल मुख्यमंत्री आवास पर सरकार में शामिल सभी दलों के नेताओं की एक बैठक हुई। यूपीए की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये सरकार संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है और जिस तरह से सरकार को अपदस्थ करने की साजिश की जा रही है वो जल्द ही बेनकाब हो जाएगी। सीएम सोरेन ने अपने आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के षड्यंत्र को विफल कर देंगे। तो यहां पर आज ईडी से पूछताछ होने जा रही है। ईडी पूछताछ करने जा रही है हेमंत सोरेन से, और ये जो मामला है ये अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और बहुत लंबे वक्त से इस मामले को लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन की जो कुर्सी है वो खतरे में आ जाएगी। एक बार आपको हम सुनवाते हैं हेमंत सोरेन का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष साजिश कर रहा है इसको हम विफल कर देंगे। पनडुब्बी सब पानी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। उस षड्यंत्र को अभी नाकाम करने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बात को अब आप लोगों को जवाब देना है। ये इस राज्य में ये षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का राज? किन प्रकार ये लोग लगे हुए हैं हमें परास्त करने के लिए, हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये आदमी 5 साल अगर यहाँ टिक गया तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को इतना मजबूत कर देगा कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं उसको खदेड़ने का काम करेंगे। आप लोग खड़े रहिए, आप लोग डटे रहिए, मैं इन सबको एक एक करके देख लूंगा। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, इस मामले को लेकर काफी वक्त से सियासत होती रही है, इस मामले के बारे में थोड़ा बताइए और कब तक अब जो है हेमंत सोरेन पहुंचेंगे ईडी के दफ्तर? और पिछली बार जब उनको समन किया गया था तो कार्यकर्ता काफी सारे रांची आए थे, आज भी कुछ ऐसी तैयारी है क्या? ताबिश, आपके कई सारे सवाल के कई सारे पहलू हैं। हाँ, आज भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रांची में कैंप कर रहे हैं, लेकिन क्या वो हेमंत सोरेन के साथ जाएंगे इसके बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री आवास में जो यूपीए के विधायक दल के नेता हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हैं, वो वहीं पर उपस्थित रहेंगे और पूरे घटनाक्रम यानी कि जब तक उनसे पूछताछ चल रहा है वो वहां पर कैंप करेंगे कि जिससे कि कोई अलग अलग कोई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। हेमंत सोरेन जहां तक ईडी के दफ्तर में जाने का सवाल है तो वो 11 बजे के बाद 11 से 12 के बीच में किसी भी समय जो है वहां पर पहुंचेंगे। उसके पहले 10 बजे अब से कुछ देर के बाद जो है वो अपने घर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। जहां तक इस घटनाक्रम का या इस पूरे घोटाले का बात है तो ये घोटाला जो है वो संथाल परगना के इलाके में जो हेमंत सोरेन का आप कह सकते हैं कि डोमेन भी है, वो उनका पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी भी वही है, तो वहां पर अवैध खनन का मामला है कि किस तरीके से वहां पर बिना सरकार को राजस्व दिए वहां पर खनन चल रहा था। और इस मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक अमित अग्रवाल हैं जो हेमंत सोरेन के करीबी बताए जा रहे हैं, पंकज मिश्रा जो वहां पर उनके विधायक प्रतिनिधि थे उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ चार्जशीट किया है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो करीब 6 महीने पूर्व जो है पूजा सिंघल जो यहाँ की खान सचिव होती थी उनको भी अभी भी वो न्यायिक हिरासत में है। और इसके अलावा एक प्रेम प्रकाश हैं जो पॉलिटिकल व्हीलर डीलर माने जाते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या मामला है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हाँ, हालांकि छापेमारी के दौरान कुछ चेकबुक मिले थे जो हेमंत सोरेन के थे, जो उनके विधायक प्रतिनिधि के पास थे। और इसके अलावा जो है ईडी की जो जांच है या ईडी के जो सवाल हैं वो इसी क्रम में होगा कि आखिर वहां पर संथाल परगना के इलाके में इन लोगों का जो एक तरह का प्रभाव था उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा था। ताबिश, बिल्कुल मनीष, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है वो और जो सहयोगी पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार को गिराने की ये साजिश कर रही है विपक्षी पार्टियां, और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। जो बैठक हुई है उसमें क्या कोई प्लान बी है? अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी पर कोई आंच आती है तो क्या कुछ तैयारियां इस खेमे से हो रही हैं?
देखिए, निश्चित रूप से हेमंत सोरेन ने अब उनके सरकार को अगले महीने 3 साल होंगे और उसमें उनके जो विपक्ष के लोग हैं वो भी इस मामले में उनकी दाद देते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अभी तक अपना पूरे विधायक दल को या पूरे यूपीए को जो है एकजुट बनाए रखा है और अभी तक उसमें वो कामयाब रहे हैं। निश्चित रूप से सबको ये आशंका है कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है तो उनका अगला कदम क्या होगा। हेमंत सोरेन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनको मालूम है कि अभी का जो फिलहाल झारखंड में यूपीए विधायक दल है उसमें उनको पूरा समर्थन प्राप्त है और वो जो भी चाहेंगे वो उनके अनुसार ही होगा। अदिति, शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए इस खबर से जुड़े हुए। तो जैसे कि मनीष जी बता रहे थे, आज दोपहर तक जो है हेमंत सोरेन पहुंच सकते हैं ईडी के दफ्तर 11 से 12 बजे के बीच में, और अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से की जा सकती है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने के काम में काफी तेजी दिखाई है। सेना ने जवानों के लिए न केवल 22,000 मॉड्यूलर शेल्टर बनाए हैं, बल्कि नई सड़कें और टनल का जाल भी यहां पर बिछाया गया है। हाल ही में हमने सेना प्रमुख पांडे को सुना था, उन्होंने कहा भी था कि चीन जो है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो करता कुछ है और कहता कुछ है, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि उसकी हरकतों पर नजर रखी जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर जो खासकर चीन से जुड़ी हुई सीमा है वहां पर अपनी चौकसी जो है बढ़ाई जा रही है, जवानों को और मजबूत किया जा रहा है और मकसद यही है चीन की बढ़ती आक्रामकता जो है उसको नियंत्रण में रखना। यह अत्याधुनिक और पूरी तरह से कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर शेल्टर हैं जो पूर्वी लद्दाख में जवानों के रहने के लिए बनाया गया है। जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प के बाद सेना ने ऐसे 22,000 शेल्टर बनाए हैं। यहां पानी, बिजली समेत तमाम सुविधाएं हैं। जरूरत पड़ने पर 2 से 3 दिनों के भीतर इसे रीलोकेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा पेंगोंग त्सो लेक में तेजी से पेट्रोलिंग करने के लिए नए लैंडिंग क्राफ्ट शामिल किए गए हैं जिनमें एक साथ 35 सैनिक ले जाए जा सकते हैं। In the realm of mechanized forces, we are looking at a future infantry combat vehicle, a future ready armored vehicle, and the likes, see-through armament, and number of those things. For aviation, we are looking at drones, counter drones systems, as well as the light combat helicopter, light utility helicopters, and in communication, the software-defined radios, and likewise. So these are specific areas that we're looking at as far as आत्मनिर्भरता goes. सैनिक साजो सामान रखने के इंतजाम भी दुरुस्त किए गए हैं। बख्तरबंद वाहनों और गन सिस्टम को रखने के लिए 450 तकनीकी भंडार बनाए गए हैं। यहां कम तापमान में भी वाहनों और हथियार प्रणालियों की दक्षता पर असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग डिफेंस स्ट्रक्चर तैनात किए जा रहे हैं जिनमें छोटी बंदूकों से लेकर T-90 टैंक तक की फायरिंग का असर नहीं पड़ेगा। ये फ्रंट लाइन के बंकरों पर किसी हमले से बचाव के लिए बेहद कारगर होंगे। इसे आसान भाषा में परमानेंट डिफेंस बंकर भी कह सकते हैं। इतना जो हमने पिछले 2 साल में टनल्स बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड बनाए हैं, इंटर वैली कनेक्टिविटी जो जोड़ी है, बहुत ही लास्ट में कनेक्टिविटी है, ये बहुत दिनों से नहीं हुआ था। पिछले 20 साल में कहता हूं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नहीं मिला जितना पिछले 2-2.5 साल में मिला है। रोड पर ही नहीं, ब्रिजेस ही नहीं, टनल्स भी नहीं, हमने बाकी हेलीपैड्स, एयरफील्ड्स हैं जो ALGs हैं, एयरफील्ड्स उनको डेवलप करा है और बहुत सारी और चीजें, एम्यूनिशन डिपो बनाए हैं, अंडरग्राउंड एम्यूनिशन स्टोरेज बनाया है। तो बहुत सारी चीजें बनाई, इससे हमको ये क्षमता मिलती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में अपने टेरिटरीज को डिफेंड करने की और चाइना को जवाब देने की। चीन से लगी सीमा पर फिलहाल 9 सुरंगों पर काम जारी है। ऐसी सड़कें बनाई जा रही है कि सालों भर आवाजाही हो सके। जैसे लेह से पहले DBO यानी दौलत बेग ओल्डी एयरबेस जाने में 7 दिन लगते थे और अब मात्र 6 घंटे में वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। 21वीं सदी में युद्ध के मैदान और मोर्चे बदल गए हैं। भारतीय सेना को यह साफ साफ एहसास है, इसलिए जोर तकनीकी और बुनियादी क्षमता के विकास पर है। चीन के मंसूबों का जवाब देने का यह एक तरीका हो सकता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।
मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद बीते 15 नवंबर को पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट लागू हो गया है और ये आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर हक देने का कानून है। और ये मध्य प्रदेश से पहले 6 राज्यों में लागू भी हो चुका है। जनजाति गौरव दिवस के दिन शहडोल में बड़ा आयोजन हुआ जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुई थी। कांग्रेस ने भी आदिवासियों को जोड़े रखने के लिए राहुल गांधी की यात्रा के दौरान टंटिया भील की जन्मस्थली पर भारत जोड़ो यात्रा का एक पड़ाव रखा है, जहां राहुल गांधी आदिवासियों को संबोधित भी करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेसा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेसा के नियम लागू किए जा रहे हैं। 1996 में कांग्रेस ने पेसा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून बनाया। कई राज्यों और 26 साल बाद ये मध्य प्रदेश में लागू हो गया। वैसे मध्य प्रदेश पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था। मुख्य तौर पर पेसा एक्ट की 3 प्रमुख बातें हैं। जल जंगल जमीन, हर साल पटवारी को गांव जमीन का नक्शा खसरा नकल गांव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा, जिससे रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न हो सके। गड़बड़ी होने पर ग्राम सभा को उसे ठीक करने का अधिकार होगा। किसी योजना के लिए जमीन लेने के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होगी। रेत खदान गिट्टी पत्थर के ठेके देने हैं या नहीं, ये भी ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा तालाबों का प्रबंधन करेगी। वनोपज का संग्रहण एवं न्यूनतम मूल्य निर्धारण करेगी। मनरेगा के पैसे से कौन सा काम कराया जाए, ये भी ग्राम सभा ही तय करेगी। छोटे झगड़े सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। जनजातीय क्षेत्र में किसी थाने में FIR दर्ज होने पर इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, आश्रम शालाएं, छात्रावास के निरीक्षण का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। ग्राम सभाएं आदिवासी क्षेत्र में लेबर का रोस्टर बना सकेंगे। ग्राम सभा अवैध साहूकारी रोक सकती है। ग्राम सभाएं शराब की बिक्री और उसकी जगह भी तय कर सकती हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी तांतिया भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर जाएंगे, जहां जनसभा में निमाड़ के 3 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों से 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इन तमाम भाव भंगिमाओं को लेकर बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर आदिवासियों की उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं। हम तो ये उम्मीद करते ही नहीं है कि वो एक कार्यक्रम की किसी की तारीफ करेंगे। वो जब जनजाति गौरव दिवस की आलोचना कर सकते हैं तो स्वसहायता समूहों की आलोचना में कितनी दिक्कत है। वो जब महान भारत को बदनाम भारत कह सकते हैं तो ये तो स्वसहायता समूह है, इनमें क्या दिक्कत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे नहीं, और नुकसान ही होगा। ये जिसकी तारीफ भी करते हैं ना, भस्मासुर की तरह हैं। 18 साल हो गए, क्यों सोती रही सरकार? ये केवल नाटक नौटंकी है। पेसा कानून की मूल भावना को ही तोड़ मरोड़ कर नियमों में परिवर्तन करके इसे बिल्कुल इसका कानून का महत्व खत्म कर दिया इन लोगों ने। वैसे दोनों दलों की इन भाव भंगिमाओं की एक वजह भी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 1,53,00,000 है। देश में सर्वाधिक 21% आदिवासी मध्य प्रदेश में है, जो देश में कुल आदिवासी जनसंख्या का करीब 14% है। विधानसभा की 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में बीजेपी ने जिसमें से 29 जीती थीं। 2013 में आंकड़ा बढ़ा, 31 आदिवासी विधायक बीजेपी से जीते, लेकिन 2018 में 47 आरक्षित सीटों में बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें मिली। इसके अलावा 84 सीटें ऐसी भी हैं जहां आदिवासी जीत और हार का अंतर तय करते हैं। ये सारे महापुरुषों की तस्वीरें, जनजातीय गौरव दिवस, इसके सामाजिक मायने तो हैं ही, सियासी मायने भी कम नहीं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 आरक्षित सीटें हैं और इन्हीं सीटों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार और जीत का फासला तय किया था। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया। कल हमने श्रद्धा के पिता से बात की और श्रद्धा के पिता ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि बेटी अब इस दुनिया में नहीं है तो वो बेहोश हो गए थे। अपनी बेटी की निर्मम हत्या से आहत पिता अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि आफताब को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनसे फोन पर बातचीत की हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो हमारी तरफ से कंडोलेंसेस, हमारी तरफ से हमारी संवेदनाएं आपको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस समय बहुत मुश्किल होगा आपके लिए
ये वक्त बहुत मुश्किल होगा, सोचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन श्रद्धा के बारे में अब आप सोचते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? मैं कभी क्या, मेरी लड़की मैं खो चुका हूँ तो मुझे तो पहले तो दुख ही होगा। मेरा एक मतलब हिस्सा चला गया है घर का, तो मुझे बहुत ही मतलब बैड फील होता है। सर, कितने समय से श्रद्धा और आपकी बातचीत नहीं हो रही थी? कब से आप ऐसा था कि आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे थे? मुझे शायद 2021 मिड के बाद मेरी बातचीत नहीं हो पाई। आखिरी बार क्या बात हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ कि श्रद्धा और आपकी बातचीत बंद हो गई? आखिरी बार तो मेरी बात ऐसी हुई कि मैं पूछताछ किया कि कैसी है तू, क्या कर रही है, कहाँ रहती है, कितना पूछ लिया। तो उसने सिर्फ जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ और बस हम लोग साथ में रहते हैं। ये जो अक्यूज्ड है आफ्ताब, इसके बारे में आपको पहले से पता था? हाँ जी, वो करीब 2020 में मेरी पहचान हो गई थी, जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तब वो आता था मेरे घर पे। तो क्या आपको इनके रिश्ते से मतलब आपको पहले से इसके ऊपर कुछ ठीक नहीं लगता था? ये व्यक्ति आपको इनके रिश्ते से परेशानी? जी, मेरा इमीडिएट रिएक्शन ऐसे ही था कि श्रद्धा ये मुझे रिश्ता पसंद नहीं है, मुझे मतलब मुस्लिम से शादी मत करो, मैं अच्छे लड़के से, हमारे बिरादरी के लड़के से शादी करूंगा। तो उसने फिर वो मना किया कि नहीं, मुझे वही अच्छा लगता है, मैं उससे रिलेशन रखना चाहती हूँ। तो क्या इसी कारण से फिर आपकी और श्रद्धा की बातचीत बंद हो गई? जी, उसी कारण से फिर श्रद्धा मुझे अवॉइड करने लगी। आफ्ताब जब ये आपको मिला तो उसके बाद एक तो धर्म की बात थी, उसके अलावा भी क्या आपको कभी लगा कि ये लड़का, इसके आचरण, हाव भाव ठीक नहीं है? वैसे कभी ऑब्जर्व नहीं किया मैंने, कभी ऐसा वहाँ मतलब घर आता था तो नॉर्मली ऐसे नॉर्मल बात करता था, कभी ऐसे लगा नहीं। जी, आपको कभी श्रद्धा के दोस्तों से या उसके बाद जब आपकी बातचीत बंद हुई तो आपको उसके बारे में पता कैसे चलता था कि श्रद्धा कहाँ है, क्या कर रही है, जब वो आपसे बात नहीं करती थी? तो नहीं, वो थोड़ा सारा जो कुछ भी बताया मुझे कि मैं बेंगलोर में रहती हूँ और हम लोग साथ में रहते हैं, ऐसे इतना ही बताती। आपको कब पता चला कि वो दिल्ली आ गई है? जब मैं मेरा उसका दोस्त है एक लक्ष्मण नागर करके, उसने मुझे कॉल किया था कि श्रद्धा का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। तब मैं मतलब उनके ग्रुप में दोस्तों के साथ मिलना चालू किया, तो पूछना चालू किया। तब किसी से भी पता नहीं चला, तो मैंने फिर अपने लोकल पुलिस से बातचीत करके वहाँ पे केस दर्ज किया। सर, ये कब की बात है? ये कब आपको लक्ष्मण से बात हुई आपकी और कब आपने पूरी कार्रवाई शुरू की? अगस्त 14 तारीख को उसने मुझे इन्फॉर्म किया। तब से फिर मैं उसके ढूंढने लगा उसको। जब पुलिस ने शुरुआत में आपने केस दर्ज किया तो पुलिस ने उसके बाद ये पूछताछ की इस व्यक्ति से जिसके बारे में आपने पुलिस को बताया था, आफ्ताब से? जी, मतलब उसने कुछ 27 अगस्त को उसको बातचीत की फोन पे, तो बोला कि नहीं मैं दिल्ली में हूँ, तो फिर लोकल पुलिस ने उसको यहाँ पे आने के लिए बोला। तो सही नहीं। आपकी आफ्ताब से कभी बात हुई? जी, तब वो आया 3-4 दिन बाद, तब मेरे से पहले मिला और मैंने फिर पूछा कि श्रद्धा कहाँ है, तो बोलते मुझे मालूम नहीं, वो कहाँ गई, हमारा अभी ब्रेकअप हुआ है तो वो चली गई छोड़ के। तो
मैंने पूछा कि फिर ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। अभी ये लड़का लक्ष्मण उसने हमें बताया, तब पता चली। ये तो 2.5 साल से तुम्हारे साथ रह गई, तो मुझे पहले तुमने इन्फॉर्म करना चाहिए था या दोस्तों को बताना चाहिए था कि श्रद्धा हमसे अभी अलग है। तो उसने टाल दिया कि नहीं, वो तो अभी मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मैं क्यों बताऊं। आपको तब शक हुआ कि कुछ इसने शायद कुछ गलत हुआ है श्रद्धा के साथ? तब से ही मुझे शक हुआ। ये ऐसे बातचीत करता है कि ये मुझे सब झूठ लगा और मुझे लगा कि ये कुछ तो गलत किया है उसने। तो उसके बाद आपने इससे पूछा और भी दोबारा पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, कहाँ है? हाँ, तब भी मैंने पूछा उसको वापस, जब पुलिस स्टेशन में जब आया जिस दिन ये केस दर्ज हुआ तब वो वापस आया था। तो तब भी वो वैसे ही झूठ बोलता था कि वो चली गई है, हमारा ब्रेकअप हुआ है, यही बात दोहराया है उसने। जब आप उससे मिले थे और जो पुलिस स्टेशन में भी आया था, तो कभी आपको उसके हाव भाव से लगा था कि वो छुपाने, मतलब ये इतना शातिर है या कुछ घबराया हुआ है या? जी, मैंने तो वैसे पुलिस को भी बताया कि ये सब बातें झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। मैंने जब मतलब उसकी तो जिम्मेदारी बनती थी कि ये अगर श्रद्धा के साथ इतना प्यार करता था और 2.5 साल से उसके साथ में रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसका ख्याल करने की। वो ऐसे कैसे हाथ ऊपर कर सकता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ। आपको लगा कभी कि कुछ उसके हाव भाव से कि वो डरा हुआ है या परेशान है, या बिल्कुल नॉर्मल होके बात कर रहा था? एकदम नॉर्मल होके बात करता था, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये मतलब उसके सिर्फ वो बर्ताव की वजह से कि ये झूठ बोल रहा है, इतना ही मुझे समझ नहीं आया कि ये कुछ गलत किया होगा। अब जब ये सब चीजें सामने आ रही हैं, मतलब ये आपके सामने मेरे लिए दोहराना भी बहुत मुश्किल है, जिस तरह की डिटेल्स अब सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाया जहाँ स्पॉट पे जब उसने सब ये किया था। मैं मतलब सुन के हैरान हो गया, मुझे सुनने में भी तकलीफ हो रही थी। आपको दिल्ली पुलिस ने पूरा सहयोग किया आपके साथ? दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा सहयोग किया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने दिल्ली पुलिस इतनी सपोर्टिव है। मेरे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। सर, आपको जब मतलब मुझे माफ कीजिएगा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन जब आपको उस घर में लेके गए या आपको वो स्पॉट दिखाया जहां पर बॉडी को उसने छोड़ा था, बहुत मुश्किल होगा वो आपके लिए, जी। आप देख पाए? दिल्ली पुलिस बार बार मुझे वही कोशिश करते थे कि देखिए हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ उसके फ्लैट में जाएंगे, जहाँ उसने जो किया है वहाँ पे जाएंगे, सब जगह पे आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लेकिन वो देख नहीं पाया मैं सब कुछ, ये उसके घर में या फिर वो जंगल में कुछ भी देख नहीं पाया बराबर से। बहुत ही मतलब भयानक लग रहा था वो सब। श्रद्धा अब नहीं है सर, उसको आप कैसे याद करते हैं? तो मुझे तो अभी ऐसे हो रहा है कि मतलब क्या, अगर कुछ पहले पता होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, बचाने की कोशिश करता था। अब तो वो हो चुकी है, उसके लिए तो अभी ये लड़के ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो पूरी मिलनी चाहिए। बस क्या सजा मिलनी चाहिए सर इसको? उसको फांसी के अलावा कोई सजा नहीं है इसके लिए। इस हादसे के बाद जब वो पकड़ा गया, उसके बाद क्या आपके आमने सामना हुआ उससे? कब? अभी पुलिस के पकड़े जाने के बाद, पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया उसके बाद क्या वो आपके सामने आया? पुलिस ने आपके सामने लाया उसे? जी, उसने कन्फेस किया ना मेरे सामने भी। आपके सामने कन्फेस किया? मेरे सामने भी कन्फेस किया उसने 11 तारीख को। क्या कहा सर उसने? उसने कहा कि पुलिस ने पूछा कि क्या इनको जानते हैं, तब उसने जवाब दिया कि हाँ ये श्रद्धा के डैडी है।
तो फिर दिल्ली पुलिस ने पूछा कि बता दो अभी क्या किया है आपने। तब वो तुरंत ऐसे ही बोलने लगा कि ये श्रद्धा इज नो मोर। मैं तो वहाँ पे ही कोलैप्स हो गया, मैं सुन ही नहीं पाया ये सब आगे की बातें। तो उन्होंने फिर उसको जाने दिया वैसे ही। फिर बाद में 2-4 घंटे के बाद फिर मेरे सामने वापस खड़ा किया और बोलने लगे कि ऐसे ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे वाक्य उसने संकेत किया है। मैं बिल्कुल ही वो सुनने के मतलब कंडीशन में नहीं। आपसे उसने कुछ कहा, माफी मांगी? वो सॉरी बोल रहा था तभी, लेकिन वो कुछ मैंने दिल्ली पुलिस के सामने ही बताया कि ये सब नाटक कर रहे हैं, ये सब मुझे मतलब इम्प्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। सर, बहुत आपके लिए बहुत दुख की घड़ी है। मैं माफी चाहूंगा कि मुझे आपसे ये सब चीजें पूछनी पड़ी, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब अमेरिका की राजनीति की बात करते हैं, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। बिजनेसमैन, पूर्व राष्ट्रपति और विवादों से घिरे ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। लेकिन उनके रास्ते में खुद उनके ही खड़े किए गए कई जो रोड़े हैं वो अभी उनके सामने हैं। इस बार अगर ट्रंप कामयाब नहीं होते हैं तो 2028 में 82 साल की उम्र की वजह से डिस्क्वालीफाई वो हो जाएंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। Now we have a president who falls asleep at global conferences, was held in contempt by the British Parliament over Afghanistan. Thanks to the words of wisdom, he said thank you to the wrong country for inviting him to a major summit on the environment of all things. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक बेहद विवादास्पद शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति पद की दावेदारी का ऐलान किया। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ अपने उसी अंदाज में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से परेशान दुनिया को ये भी कह दिया कि वो होते तो युद्ध होता ही नहीं। United States has been embarrassed, humiliated and weakened for all to see. The disasters in Afghanistan, perhaps the most embarrassing moment in the history of our country, where we lost lives, left Americans behind, and surrendered $85 billion worth of the finest military equipment anywhere in the world. And Ukraine, which would have never happened if I were your president, are something and even the Democrats admit that. ट्रंप का रास्ता आसान नहीं है। मिड टर्म चुनाव में ट्रंप समर्थित कई रिपब्लिकन हार गए। राष्ट्रपति रहते हुए और उसके बाद के निर्णयों को लेकर कई जांच चल रही हैं। इनमें खुफिया कागजात फ्लोरिडा के घर पर रखने, 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले में भूमिका और बिजनेस फ्रॉड शामिल हैं। हालांकि उनके पास $100 मिलियन से ज्यादा चुनावी फंड है और करोड़ों अमेरिकी नागरिकों का समर्थन भी। उनको अपनी ही पार्टी से चुनौती देने वालों में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस और पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस हो सकते हैं। और इस बार अगर ट्रंप कामयाब नहीं होते हैं तो 2028 में 82 साल की उम्र के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात टॉप 5 न्यूज की। आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी और आप भी अपनी राय इस पर दे सकते हैं, वो आपको बताते हैं। और सबसे जो पहली खबर यहां पर है वो ये कि कैश फॉर टिकट मामले में आम आदमी पार्टी विधायक से आज पूछताछ होनी है। और दूसरी खबर है हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री का आज खनन घोटाला जो मामला है उसमें ईडी के सवालों से सामना होने जा रहा है। और तीसरी खबर यहां पर है एनडीटीवी से श्रद्धा के पिता ने कहा कि वो अपनी बेटी की हत्या की खबर सुनकर बेहोश हो गए थे और वो अब चाहते हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चौथी खबर मैसूर से, जहां पर बस स्टॉप में गुंबद का आकार बना हुआ है उस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। और पांचवी खबर, अब एलपीजी सिलेंडर में QR कोड आएगा, गैस चोरी की जो घटनाएं होती हैं वो रुकेंगी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। आपको करना ये है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, इन 5 में से अपनी पसंद की एक खबर चुननी है जिसे हम विस्तार से आपको दिखाएंगे।